हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हमारा जो सूचना साइट का सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट हमने बोला था नेटवर्क को स्टार्ट करेंगे। तो नेटवर्क के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क एग्जैक्टली होता क्या है। नेटवर्क की एक छोटी सी डेफिनेशन, एक ग्रुप के अंदर या फिर एक सिस्टम के अंदर जब हम काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्हें जोड़ दें या फिर काफ़ी सारी चीज़ों को जोड़ दें, वो एक नेटवर्क हमारा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप हो, ठीक है। अब आप सिंगल एंटिटी जब तक हो तो आप कोई नेटवर्क में नहीं हो, बट अगर आप अपने एक फ्रेंड की भी बात करो कि ये भी आपके साथ है, एक दो फ्रेंड और जो हैं वो भी आपके साथ हैं, तो ये सारे मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं आपके साथ में। और ये कौन सा नेटवर्क कहलाता है आपका? एक आपका फ्रेंड्स का नेटवर्क कहलाता है। हम बोलते भी हैं कि किसी भी इंसान का अपना खुद का एक नेटवर्क होता है जिसमें वो काफ़ी सारे लोगों को जानता है, उसके अंदर उसके काफ़ी सारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, उसके अच्छे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो उसे हर तरीके से अच्छे से गाइड करते हैं। तो ये हमारा खुद का एक नेटवर्क होता है। वैसे ही जब हम एक अलग फ्रेंड्स का नेटवर्क बोलेंगे तो वो फ्रेंड्स का नेटवर्क हो गया। इस फ्रेंड्स के नेटवर्क के साथ में इस पर्टिकुलर इंसान के अगर फैमिली मेम्बर भी इंक्लूडेड हैं साथ में, तो उसे हम बोल देंगे जैसे 5-10 जो फैमिली के मेम्बर हैं वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। इन सब से मिलके बना हुआ जो नेटवर्क है वो कहलाएगा कि ये हमारा एक सोशल नेटवर्क है। हमारा पर्टिकुलर सोशल नेटवर्क क्या है कि हमारे साथ में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। अब बात करें ट्रेन्स की, तो ट्रेन्स क्या है? ट्रेन्स है चीज़ें, थिंग्स। ट्रेन्स जो हैं हमारे पूरे के पूरे भारत में जितनी भी ट्रेन्स हैं, नेटवर्क जो ट्रेन ने अपना बना रखा है, हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, किसी भी ट्रेन का हमें नंबर पता है तो हम उसका स्टेटस पता कर सकते हैं। उसमें कितनी सीट्स अभी बाकी हैं, कितनी सीट्स उसकी खाली हैं, कितनी भरी हुई है, टिकट जो है वो बुक करना है, वो सब चीज़ें आपको IRCTC की वेबसाइट पे मिल जाती है। तो ये जो एक वेबसाइट है ये पर्टिकुलर सब ट्रेन्स का स्टेटस आपस में जोड़ के रखती है और ये एक कैसा नेटवर्क बना रही है? ये हमारा ट्रेन्स का नेटवर्क बना रही है। वहीं बात करें अगर बसेस की, तो जितनी भी भारत में बसेस हैं वो भी सब अपना अपना स्टेट वाइज जो है वो नेटवर्क बना रही है। तो यदि कोई लोग हैं, पीपल हैं या फिर कोई थिंग्स हैं, उन सबको हम ग्रुप में जोड़ दें या फिर पर्टिकुलर एक सिस्टम में जोड़ दें, इंटरकनेक्ट कर दें, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक नेटवर्क, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स का एक ग्रुप बन जाता है वो कहलाता है फ्रेंड्स नेटवर्क। फैमिली मेम्बर प्लस अगर फ्रेंड्स को हम अगर इंक्लूड करें तो वो कहलाता है हमारा सोशल नेटवर्क। रेलवे ट्रेन्स की बात करें, पूरे भारत में जितनी भी ट्रेन्स हैं वो सारी कहलाती हैं एक ट्रेन का नेटवर्क। बैंक की अगर बात करें तो SBI की ब्रांच अगर कोई है आपके घर के पास में और एक आपके डिस्ट्रिक्ट पे भी है, आपके स्टेट के अंदर भी एक हेडक्वार्टर बना हुआ है राजधानी के ऊपर, और फिर हम मान लेते हैं दिल्ली में भी है, केरला में भी है, गुजरात में भी है, तो जितनी भी ब्रांचेज़ हैं SBI की, आप अपने खाते का जो डिटेल्स हैं, ठीक है, आप अपना अमाउंट यहाँ पे चेक करवाओ तब भी आपको वही मिलेगा। आप केरला जाके चेक करवाओगे तब भी आपको अमाउंट जो है सेम दिखेगा। तो इसका ये कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, तभी तो वो एक दूसरे का स्टेटस या डेटा एक्सेस कर पा रही है। ये कहलाता है SBI बैंक का नेटवर्क। सेम PNB बैंक का नेटवर्क भी हो सकता है, HDFC का भी नेटवर्क अपना है एक अलग। तो ये सब कहलाते हैं बैंक के नेटवर्क। इस नेटवर्क में हमने किनको जोड़ा? हमने जितनी भी ब्रांच होती है SBI की, उस बैंक की पर्टिकुलर, उन सब ब्रांच को आपस में जोड़ के एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। और यदि हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो वो हमारा कहलाता है कंप्यूटर से बना हुआ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक वर्ड है वो अब आपको समझ आ गया होगा। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं वो कहलाता है कंप्यूटर से बना हुआ नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क की एक छोटी सी डेफिनेशन कि एक सेट है 2 या 2 से ज़्यादा, अगर हम कोई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें
इन कंप्यूटर्स के साथ में आप कोई हार्डवेयर को भी कनेक्ट कर दें। अभी समझेंगे कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस की यहाँ पे बात हो रही है। या फिर हम बात करें कि हम कोई सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पे आपस में इंटरकनेक्ट कर दें, कोई एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे इंटरकनेक्ट कर दें। तो आपस में जब हम इन सबको कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करते हैं वो हमारा कहलाता है कंप्यूटर से बना हुआ नेटवर्क। दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर का एक सेट या फिर हार्डवेयर उपकरणों का एक सेट कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाई वी नीड नेटवर्क। हमें नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत ही क्यों है? ठीक है, इसके रीज़न काफ़ी सारे हैं जिस वजह से हमें ज़रूरत है, बट एक हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। आज से कुछ टाइम पहले जब हम ये नेटवर्क नहीं बनाते थे, सिंगल कंप्यूटर अपना एक काम करता था, वो किसी भी अदर कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं था। इस कंप्यूटर को अपना एक प्रिंटर भी चाहिए, इस कंप्यूटर को अपना एक स्कैनर भी चाहिए, और प्रिंटर में भी हो सकता है एक हमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चाहिए और एक हमें लेज़र प्रिंटर भी चाहिए। ठीक है, ये एक जो कंप्यूटर है सिंगल कंप्यूटर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएगा, किसी कंपनी का डेटाबेस बन पाएगा, बहुत सारी चीज़ें ये खुद से मैनेज कर रहा होगा। इसके साथ में हमें इसके अंदर या साथ में काम आने वाली प्रत्येक चीज़, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, तो ये सब हमें इसके लिए अलग से चाहिए। और वहीं अगर हम एक और कंप्यूटर भी लाएं, उसके लिए भी हमें ये सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता था, एक तो आप प्रिंटर का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे। एक जो कंप्यूटर होता है अगर हम उससे कनेक्ट कर दें हमारे प्रिंटर को, तो पुराने सिस्टम की अगर बात करें तो इस तरीके से ही हम क्या करते थे, किसी भी डिवाइस का, किसी भी कंप्यूटर का इस तरीके से यूज़ किया जाता था जब तक नेटवर्क नहीं बना या जब तक हमने इनको आपस में कनेक्ट करना शुरू नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका एक कंप्यूटर है, इसके साथ में अपना एक प्रिंटर कनेक्टेड है। दूसरा कंप्यूटर लाए, उसमें भी आपको अपना प्रिंटर कनेक्ट करना पड़ेगा, तीसरे के साथ भी प्रिंटर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ओल्ड सिस्टम जो होता था, पुराना सिस्टम, उसमें एक सिंगल कंप्यूटर जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफ़िल करता था। उसे अपनी अलग अलग डिवाइसेस की भी रिक्वायरमेंट होती थी, उसे जो भी रिक्वायरमेंट होती किसी भी अलग डिवाइस की, तो वो उसे अपने लिए अलग से मैनेज करनी पड़ती थी। इसे अपना एक सॉफ्टवेयर बनाना है या सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो ये अपना एक अलग सॉफ्टवेयर भी क्रिएट करेगा। बट आजकल क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेपरेट जो कंप्यूटर हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। उस वजह से हम इन कंप्यूटर्स के साथ में उन डिवाइसेस को शेयर करते हैं और एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसमें हम इन डिवाइसेस को आपस में शेयर कर लेते हैं। अब आप ये वाला आर्किटेक्चर देखो, इसमें हमने सभी कंप्यूटर, जितने भी हमारे पास 5-7 कंप्यूटर हैं, वो सारे के सारे इस एक प्रिंटर के साथ में कनेक्ट कर दिए। अब आप वैसे देखो इन दोनों में फ़र्क क्या लगा आपको? यहाँ पे हमारे पास एक रिसोर्स है प्रिंटर का जो हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। एक प्रिंटर का जो यूज़ है वो यहाँ पे 7 कंप्यूटर मिलके करेंगे तो एक अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ। अगर हमने एक प्रिंटर को परचेज़ किया तो इस जगह पे उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। बट अगर बात करें यहाँ पे तो हमें पैसे भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, कॉस्ट भी हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये हम मान सकते हैं अगर ये कंप्यूटर कुछ 2-4 दिन के लिए बंद है तो ये रिसोर्स बिल्कुल भी यूटिलाइज़ नहीं हुई। इससे रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो आपका अच्छा नहीं है। तो इस वजह से पुराने जो सिंगल कंप्यूटर के लिए अपनी अलग से पर्सनल रिसोर्सेज रखने के जगह पे हम क्या करते हैं, हम एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं जिसमें हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। इस वजह से भी हमें कंप्यूटर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट हुई है। तो रिसोर्स शेयरिंग में कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही अच्छे से काम में लिया जाता है। कॉस्ट बचाने के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर ये एक नेटवर्क हम बना सकते हैं। अब देखो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है। तो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, कॉस्ट के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग का भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, बट इसे हम अच्छे से समझेंगे कि कई बार क्या होता है, काफ़ी महंगा हो जाता है कि हम प्रत्येक कंप्यूटर के लिए जो भी नेटवर्क में है उनके लिए हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को और लेज़र प्रिंटर को दोनों को ख़रीदें।
और वो भी किन किन के लिए, अगर यहाँ पे 8 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उन सब के लिए हमें 2-2 प्रिंटर चाहिए। हमने टोटल कितने प्रिंटर हमें परचेज़ करने पड़ेंगे, 16। बट अगर हमारे पास कोई 8 कंप्यूटर हैं, उन सब के बीच में हम सिर्फ ये 2 प्रिंटर जो हैं वो शेयर कर दें, तो हमें कितने प्रिंटर परचेज़ करने पड़े, सिर्फ 2। ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग में कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब इसमें रिसोर्सेज में हम क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो पेरिफेरल्स हो सकते हैं। पेरिफेरल्स में प्रिंटर भी आ जाता है, बाकी जैसे स्कैनर, ये सब चीज़ें नेटवर्क में शेयर करके कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर, मतलब कॉस्ट, पैसे बचाकर आप क्या करते हो, उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हो, उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो। तो नेटवर्क का सबसे अच्छा यूज़ क्या है, नेटवर्क हमने बनाया तो हमें सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा कहाँ पे मिला, हमने रिसोर्सेज को शेयर किया, जिससे हमने हमारी कॉस्ट बचाई और हमने रिसोर्स का अच्छा यूटिलाइजेशन किया। नंबर 2 पे रिलायबिलिटी। अगर आपने कंप्यूटर का नेटवर्क बना रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके 4 कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड हैं। अब चारों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो इन्होंने अपना डेटा आपस में शेयर कर रखा है। और डेटा शेयर करने का फ़ायदा क्या है कि जो डेटा इस कंप्यूटर में रखा हुआ है वो इसमें भी रखा हुआ है, वो इसमें भी रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये हो जाए कि ये एक डिवाइस जो है वो करप्ट हो जाए, आपका कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए, ये डिवाइस हैक हो जाए, किसी भी तरीके से इस डिवाइस को अगर कोई नुकसान होता है, तो आपने इसका पूरा डेटा दूसरे डिवाइसेस में भी सेव कर रखा है, क्योंकि ये पूरा आपने कंप्यूटर नेटवर्क बना रखा था। उससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, अगर कोई भी हार्डवेयर फेलियर होता है, हार्डवेयर क्रैश होता है, तो उसकी अदर कॉपीज़ जो हमने और किसी कंप्यूटर में सेव कर रखी है, वहाँ से हम उसका बैकअप ले सकते हैं और वहाँ से हम हमारे डेटा को वापस यूज़ ले सकते हैं। जिससे क्या है कि आपको एक बहुत बड़ा जो लॉस हो जाता है उस डेटा का, इस नेटवर्क की वजह से आपने उस डेटा के लॉस को होने से बचा लिया। अब अगर हम बात करें हमारे घर पे कंप्यूटर की, तो उसमें हो सकता है इतना इम्पोर्टेंट डेटा ना हो। SBI बैंक की अगर हम बात करें, वो अपने डेटा को, प्रत्येक यूज़र का डेटा, उसके जितने भी अकाउंट्स की डिटेल है उनका डेटा, कितने डॉक्यूमेंट SBI के पास रखे हुए हैं, उन सब का ऑनलाइन जो भी डेटा उसके पास है, उसकी लगभग सुनने में आती है कि SBI 7 कॉपी रखता है। ठीक है, 7 कॉपी अलग अलग जगह पे बना के रखता है और ये अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग स्टेट्स के अंदर उसने बना रखे हैं। किसी भी तरीके से एक सर्वर ख़राब हो जाए, दूसरा ख़राब हो जाए, तीसरा ख़राब हो जाए, बट कोई ना कोई 1-2 सर्वर हमारे काम आ जाए, ताकि हमारे पास से वो डेटा लॉस ना हो जाए। तो ये कॉपी बनाने का फ़ायदा क्या होता है, अगर किसी भी रिवर्स कंडीशन में कोई 1 या 2 आपके सर्वर जहाँ पे आप डेटा सेव करते हो वो आपके फॉल्ट हो जाए, उनमें हार्डवेयर क्रैश आ जाए, वहाँ पे किसी भी तरीके से कोई अटैक हो जाए, तो एटलीस्ट SBI के पास अपने कस्टमर की सारी डिटेल रखी हुई होती है। वो कहीं अदर वाली जो उसका सर्वर है वहाँ से उसे रिकवर कर लेगा। और अगर SBI सिर्फ एक ही कॉपी रखता तो क्या होता, जब उसका ये डेटा क्रैश हो जाता तो उसे ये पता ही नहीं होता कि उसके पास एग्जैक्टली पैसे आज है कितने और कौन कौन से कस्टमर को कितने कितने पैसे देने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इस कंडीशन में हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत होती है। तो मिलिट्री के अंदर मिलिट्री का जो डेटा है, बैंकिंग का जो डेटा है, एयर रिजर्वेशन का जो डेटा है, IRCTC का डेटा है, ये सारे जो डेटा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है देश को, तो वो सब डेटा को बचाने के लिए हम एक नेटवर्क का यूज़ लेते हैं। उस नेटवर्क में उस सारे डेटा को हम सेव करते हैं और जैसे ही कोई भी रिवर्स कंडीशन में कोई एक पर्टिकुलर सर्वर पे किसी भी तरीके से हार्डवेयर फेलियर आ जाए, तो हम एटलीस्ट दूसरी वाली जो जगह से हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, जहाँ पे हमने डेटा रख रखा है, वहाँ से हम एक बैकअप ले लेते हैं। इस वजह से भी हमें, तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में आप जो भी डेटा रखते हो वो रिलायबल है, विश्वसनीय है। आप अगर नेटवर्क के अंदर अपना डेटा कहीं पे सेव कर रहे हो तो वो डेटा कभी भी क्रैश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्रैश हो भी जाता है तो आप कहीं और किसी अदर कंप्यूटर से अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो। इस वजह से आपका डेटा जो है या फिर आपका जो नेटवर्क है वो एक रिलायबल है।
नंबर थर्ड पे बात करेंगे कॉस्ट की। तो कॉस्ट तो आप 100% बचाते ही हो भाई। आप एक तो 16 प्रिंटर लेके आ रहे थे और एक आप सिर्फ 2 प्रिंटर लाके पूरे 8 कंप्यूटर का जो आपने नेटवर्क बना रखा है उनके बीच में इनको शेयर कर दिया। सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन कौन सा माना जाएगा? ये 2 प्रिंटर वाला। अब इसका एग्जाम्पल तो हम डेली रूटीन में भी देखते हैं। जैसे हम घर में एक टीवी लेके आते हैं, उस टीवी को हम हॉल में लगा देते हैं ताकि वो एक जो हमारा खर्चा हो, हमने अगर एक बहुत बड़ा खर्चा किया, हमने कोई टीवी परचेज़ की, एलईडी परचेज़ की, तो हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, उसे एक ऐसी जगह पे लगा देंगे हॉल के अंदर जहाँ पे प्रत्येक फैमिली का मेंबर अपने हिसाब से टीवी को देख सके। और ये उस रिसोर्स का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन हो गया कि बच्चे जो हैं उनको भी टाइम दे रखा है, बड़े जो हैं वो भी अपने टाइम से देखते हैं, और जो दादा दादी होते हैं फैमिली में वो भी, उनको भी जब सुबह के टाइम में या कैसे भी जब आप उनको टीवी देखना हो तो वो भी आराम से देख सकें। वहीं अगर प्रत्येक सदस्य के लिए हम अलग अलग कमरे में टीवी लगा दें तो वो उस टीवी का अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हो सकता है 2-4 घंटे ही सिर्फ टीवी देखते हो, बाकी टाइम में वो स्कूल जाते हैं, कोई और अदर जो एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो टीवी बंद रहेगा। तो ये टीवी के मामले में या एलईडी के मामले में अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं है। वहीं पे अगर हम उसको हॉल में लगाएंगे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सकेगा, तो हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका अच्छा आउटपुट आ सकेगा। और पैसे भी हमने कम लगाए कि हमें सिर्फ एक ही टीवी को परचेज़ करना पड़ा। प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग करते तो हो सकता है यहाँ पे हमें 10 टीवी को परचेज़ करने पड़ते। ठीक है, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो होता ही है। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का मतलब यही है कि आप अपनी कॉस्ट को बचा लेते हो रिसोर्सेज को शेयर करके और कम्युनिकेशन करने के लिए। एग्जैक्टली जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो हम क्यों बनाते हैं? डेटा शेयरिंग के लिए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए। तो ये हो जाता है आपका कम्युनिकेशन पर्पज़ के हिसाब से। अगर आप पैसे निकलवाते हो एटीएम से तो वो डिटेल हैंड टू हैंड एसबीआई बैंक के पास जानी चाहिए, तो ये डेटा का ट्रांसफ़र है। अब एसबीआई बैंक अगर कोई भी नई पॉलिसी लेके आता है कि वो 15 ट्रांजैक्शन के बाद में आपके एटीएम से अगर कुछ भी विड्रॉल होता है तो वो कोई ना कोई चार्ज लगाएगा, तो उसके लिए वो अपने कस्टमर को वो चीज़ें बताता भी है। कैसे बताएगा? मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो मैसेज के थ्रू जब वो बताएगा तो यहाँ पे भी डेटा का संचार हुआ। तो कम्युनिकेशन इसी तरीके से होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो उस जगह पे हम कम्युनिकेशन करने के लिए भी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ लेते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अभी जैसे हमने एसबीआई के डेटा सर्वर की बात की थी, हो सकता है आपके घर के पास की कोई ब्रांच है और केरला जाने के बाद आप अपने एसबीआई ब्रांच का डेटा यूज़ कर रहे हो। तो जो 7 सर्वर बताए थे मैंने आपको, एसबीआई ने अपनी 7 जगह पे डेटा रख रखे हैं। आपको नहीं पता वो मुंबई वाली ब्रांच से आपको डेटा लाके दे रहा है या दिल्ली वाली ब्रांच से आपको डेटा लाके दे रहा है, बट आपने उसका डेटाबेस आप कहीं पे भी हो भारत में उसको यूज़ कर सकते हो। तो नेटवर्क की वजह से हम रिमोटली कहीं पे भी हमारा डेटा रखा हुआ है, उसे डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। हम फैक्स कर सकते हैं अगर हमें फैक्स नंबर पता है, बट वो सारे फैक्स मशीन्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। हम मेल कर सकते हैं। मेल कब कर पाएंगे? जब हम एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी आईआरसीटीसी की वेबसाइट से आप किसी भी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। वो भी कब पॉसिबल है? जब आपने अपना एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना रखा है। गेम प्ले कर सकते हो, तो लूडो हो गया, चेस हो गया, ये तो अब आपने देखा भी होगा। कोई भी गेम है वो इंटरनेट के माध्यम से आप अपने घर में बैठे हो, आपका फ्रेंड जो है वो अपने घर में बैठा है, बट आप दोनों उस एक ही इंटरफेस पे लूडो खेल रहे हो। ठीक है, ये कब पॉसिबल हुआ? उस नेटवर्क की वजह से जो हमने बना रखा है। और एटीएम, बैंकिंग के अंदर जितने भी एटीएम होते हैं वो सारे अपने जो ब्रांचेज हैं वहाँ से कनेक्टेड होते हैं और सब एटीएम आपस में कनेक्टेड हैं। आप अपने नज़दीक के एटीएम से पैसे विड्रॉल करो। अब जैसे आपके पास 5,000 रुपये हैं एटीएम के अंदर, तो आपने अपनी नज़दीकी ब्रांच से जाके उसमें से 1,000 रुपये विड्रॉल कर लिए। अब आप किसी दूसरी ब्रांच में जाओ, ठीक है, दूसरी ब्रांच के किसी एटीएम में चले जाओ, फिर क्या होगा? अगर आप 1,000 रुपये और विड्रॉल करोगे तो यहाँ पे अभी आपको बैलेंस कितना दिखाएगा कि आपके अकाउंट में सिर्फ 4,000 रुपये हैं।
इस एटीएम से विड्रॉल करने के बाद जब आप इसमें गए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता ये कौन सी ब्रांच का एटीएम है या कौन सा एटीएम है, ये सब अपना एक नेटवर्क बना के बैठे हैं जिसमें ये सारे अपने आप आपस में डेटा को शेयर कर रहे हैं, डेटा को अपडेट कर रहे हैं। तो आप जैसे ही इस एटीएम से विड्रॉल करवाने की कोशिश करोगे, उस एटीएम को पहले से पता होगा कि आपके अकाउंट में अभी 4,000 रुपये ही हैं। तो नेटवर्क का एक यूज़ हम बोल सकते हैं, हमारे रेगुलर रूटीन में जो एटीएम हम यूज़ करते हैं वो भी एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। इस तरह से बहुत सारे जो यूज़ हैं वो इसके हो सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इससे आपको लगभग आइडिया हो गया होगा कि नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं और हमें क्यों ज़रूरत है कंप्यूटर नेटवर्क की। और इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, कब इसकी शुरुआत हुई। और बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, वर्ल्ड का सबसे पहला एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क जो है वो माना जाता है आरपानेट। वैसे तो देखो 1950s के बाद से नेटवर्क जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। बट हम एक बोलें कि जब नेटवर्क वर्ड को हमने यूज़ लिया या फिर हमने एग्जैक्टली उसको फील्ड के अंदर अप्लाई किया तो वो था आरपानेट। अब आरपानेट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एक एजेंसी है। ये एजेंसी कहाँ की है? ठीक है, तो आरपा जो है, सिर्फ आरपा नाम लेना आप, आरपा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। ये एजेंसी अमेरिका की एजेंसी है और इसने एस्टेब्लिश किया था एक नेटवर्क 1969 में, उसको नाम दिया था इसने आरपा नेट। ठीक है, तो आरपा नेट जो है वो बनाया था किसने? आरपा ने। वो एक एजेंसी है 1969 के अंदर। देखो यहाँ पे तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली इसका फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। कब इसने नेटवर्क बनाया था? तो 1969। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन आता है ये कि दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है। फिर इस पहला नेटवर्क जो है वो कब आया था, इसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आरपा जो है वो एक एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट डीओडी जो है उसकी एक ये एजेंसी थी आरपा, जिसने आरपा नेट को बनाया था। बनाया क्यों था? क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या थी? नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको मिलिट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करना, मिलिट्री के अंदर या फिर बोलें कि रक्षा के अंदर हम उन चीज़ों को अप्लाई कर सकें हमारी देश की सेना को मजबूत करने के लिए या फिर हमारी अदर सिक्योरिटी रीजंस के अंदर। अब आरपा को एस्टेब्लिश ही क्यों किया था कि ये जो एजेंसी बनाई थी अमेरिका ने, वो क्यों बनाई थी? 1957 की बात है। स्पुतनिक नाम से एक सैटेलाइट थी जिसको लॉन्च किया था सोवियत ने। अब उस टाइम आपको ध्यान होगा, उस टाइम था यूएसएसआर। 1957 की बात है, तो उस टाइम पे रशिया अलग नहीं था, बट कोल्ड वॉर जो है वो शुरू हो चुकी थी। 1957 में उन्होंने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, स्पुतनिक। ये जो स्पुतनिक एक सैटेलाइट थी, ये दुनिया की पहली आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट थी और इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने एस्टेब्लिश की थी आरपा एजेंसी को। कब एस्टेब्लिश की थी? फरवरी 7 के अंदर 1958 में। ठीक है, जैसे ही सोवियत ने अपनी स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च किया, उसके रिस्पॉन्स में आरपा एजेंसी को बनाया था अमेरिका में। डेट हमें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। 1958 के अंदर लगभग इस एजेंसी को बना दिया था। इस एजेंसी ने क्या काम किया? आते ही इसने आरपा नेट बनाया 1969 में। साथ में डिफेंस के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी को ऐड किया। और एक आपको इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आरपा नेट जो है वो पहला वाइड एरिया पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है और ये पहला नेटवर्क है जिसमें TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ किया गया था या फिर TCP/IP प्रोटोकॉल को इस नेटवर्क में लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए ये पूरा पेज ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आरपा नेट जो है
वो कब आया था? 1969 में इसको बनाया गया था। बनाने वाली एजेंसी कौन सी थी? अमेरिका का जो DOD डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसकी एजेंसी है आरपा, उसके द्वारा इस नेटवर्क को बनाया गया था। ये फर्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन है, जिसमें डेटा को कैसे भेजा जाता था, पूरे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स बना के आगे भेजा जाता था नेटवर्क के अंदर। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं पैकेट स्विच्ड। तो इसको लेके आप कंफ्यूज मत होना, आगे हम डिटेल में स्विचिंग टेक्निक्स सारी पढ़ेंगे आराम से। बस इतना ध्यान रखना कि आरपा नेट जो है उसमें पहला वैन ऐसा नेटवर्क है वो जिसमें पैकेट स्विच्ड के थ्रू हमने डेटा को भेजा था या डेटा को हमने ट्रांसफ़र करना शुरू किया था। और पहली बार TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ करने वाला नेटवर्क कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? आरपा नेट। ये 4 चीज़ें आपको इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखनी है। अब इस पूरे टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई एग्ज़ाम में, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आपको ये खुद से अटेम्प्ट करने हैं। आरपा नेट क्या है? विश्व का पहला वैन, एशिया का पहला वैन, भारत का पहला वैन या फिर विश्व का पहला वैन, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में किसी को भी टिक करो। आरपा नेट विश्व का पहला वैन नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डारपा की फुल फॉर्म क्या है? आरपा की फुल फॉर्म आपको पता है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, और प्रोजेक्ट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इन दोनों में से कोई एक है। तो डेटा नहीं होता, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस का ये एक एजेंसी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पैकेट स्विचिंग जो है वो कब इन्वेंट की गई थी? 1960s में, 80s में, 2000 में, 1990 के अंदर। ये मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया था कि इसको सबसे पहले, पैकेट स्विचिंग को सबसे पहले यूज़ कहाँ पे लिया था? आरपा नेट में। और आरपा नेट को कब बनाया था? 1969 में, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग जो है वो डेवलप की गई थी 1964 के अंदर। और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? मैसेज को ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है इनटू पार्ट्स और देन सेंड ओवर द इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब है कि डेटा जो है वो आपका खूब बड़ा सारा डेटा है, जैसे मान लेते हैं 1 GB का डेटा है, आपने पैकेट बना दिए 1-1 MB के, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट बना दिए 1-1 MB के। तो कितने पैकेट आप भेजोगे? 1024 पैकेट्स आप जब भेजोगे तब जाके आपका पूरा 1 GB का डेटा नेटवर्क में सेंड हो पाएगा और वो उसे मिलेगा जिसको आप भेजना चाहते हो। तो कब आया था पैकेट स्विचिंग? 64 में इंट्रोड्यूस कर दिया था, बना दिया था, यूज़ लिया था पहली बार आरपा नेट में। तो 1960s के अंदर हमने पैकेट स्विचिंग को इन्वेंट कर दिया था। आरपा नेट की फुल फॉर्म पूछिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑटो नेटवर्क नहीं होता, ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑथोराइज्ड नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2018 का क्वेश्चन है। डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये भी डेटा भेज रहा है और वो किसी दूसरे को मिल रहा है, और ये जब डेटा भेजता है तो ये भेज रहा है और इसको डेटा मिल रहा है। ये होता है सूचना का आदान प्रदान करना। ये कहलाता क्या है? इसकी टेक्निकल टर्म क्या है? डेटा कम्युनिकेशन, डेटा सेंडिंग। सेंडिंग देखो क्या होता है? सिर्फ सेंडिंग एक साइड से। फॉरवर्डिंग, जो भी डेटा आपके पास आया आप उसको आगे फॉरवर्ड कर दो। या डेटा ट्रांसमिटिंग, तो डेटा ट्रांसमिट भी एक ही तरफ बोल रहा है कि हाँ डेटा आपने ट्रांसमिट कर दिया, बट एग्जैक्टली डेटा या सूचनाओं का आदान प्रदान करना, अगर ये लैंग्वेज आती है तो वो कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अब उसमें डेटा भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑथोराइज्ड यूज़र के बीच। यहाँ पे कोई चीज़ है वो क्या करती है? अधिकृत जो प्रवक्ता हैं उनके बीच में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को शेयर करता है। कौन शेयर करता है? नेटवर्क ऑथोराइज्ड यूज़र के बीच शेयर करते हैं। हाइपर लिंक जो है वो ऑथोराइज्ड यूज़र के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा शेयर करते हैं, या प्रोटोकॉल करते हैं, या ट्रांसमीटर करते हैं। तो कौन करेगा?
नेटवर्क जो अपने आप में है वो क्या करता है, ऑथोराइज्ड यूज़र के बीच में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा को शेयर करता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का डैश इंटरकनेक्शन है। नेटवर्क है, चैनल, मीडियम या बस। ऐसी डिवाइसेस जो संचार करने में सक्षम है और उनका एक इंटरकनेक्शन है वो कहलाता है नेटवर्क इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो निम्न में संचार में जो सक्षम डिवाइसेस के सेट का नेटवर्क जो है वो इंटरकनेक्शन है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये भी 2018 के अंदर अभी लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता है। यहाँ पे पूछा गया है न्यूनतम, तो क्या एक कंप्यूटर से हम नेटवर्क बना सकते हैं। मैंने आपको स्पेशली स्टार्ट करने से पहले बताया था एक से नेटवर्क नहीं बनता, आपको 2 इंक्लूड करने ही पड़ेंगे। तो मिनिमम कितने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, न्यूनतम आपसे पूछा गया है। निम्न में कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता। अगर आपने कोई नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क में हम क्या चीज़ को शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। जैसे मैंने बात की थी प्रिंटर की, तो प्रिंटर को तो शेयर कर सकते हैं। डिस्क होती है, डेटा सेव करने के लिए डिस्क को भी हम शेयर कर सकते हैं, और सीडी रोम को भी हम शेयर कर सकते हैं। बट बात अगर करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर को हम शेयर नहीं कर पाएंगे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यूपीपीसीएल ARO के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिक जो क्वेश्चन जहाँ पे पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको लगभग आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, और जो टॉपिक मेंशन हो गया उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। इस वजह से उस टॉपिक में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी हमें पता होना चाहिए। निम्न में कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है। NSF नेट, ARPANET, इंटरस्पेस और इंटरनेट। तो अभी हमने बात की दुनिया का पहला नेटवर्क ही कौन सा है, ARPANET। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इंटरनेट तो बहुत ही बाद में आया। इंटरस्पेस की बात आज हम करते हैं। जैसे आपने SpaceX नाम का जो है वो कंपनी अपना एक प्रोजेक्ट ला रही है इंटरस्पेस बनाने का। बहुत सारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च करके आपको नेटवर्क जो है वो डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी पे अभी काम चल रहा है, ये तो अभी आई भी नहीं है इंटरस्पेस वाली। NSF नेट जो है उसका नाम आप सुनोगे इंटरनेट के साथ में, तो ये भी अभी बाद की टेक्नोलॉजीज़ हैं। सबसे पुरानी कौन सी है, ARPANET। डैश इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर ओवर द कम्युनिकेशन लिंक्स। तो जब भी डेटा कम्युनिकेट करने की बात आएगी, डेटा को ट्रांसमिट करने की बात आएगी 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर में, वो कम्युनिकेशन थोड़ी ना कहलाएगा, नेटवर्किंग नहीं कहलाता और डेटा नेटवर्किंग नहीं कहलाता। आप ये हमेशा ध्यान रखना, हम नेटवर्क के अंदर क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा को। तो डेटा को जब हम ट्रांसमिट करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में, वो कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज़ प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वॉज। ऐसा पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी या बीज बोया। ठीक है, तो वो कौन सा है फर्स्ट नेटवर्क, ARPANET। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड वॉज द डैश फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। फर्स्ट ऑपरेशनल मैंने आपको बताया था कि काम करना तो 1950 के अंदर ही शुरू हो गया था नेटवर्क के ऊपर, बट पहला ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क जो हमने बनाया, साथ में उसको हमने यूज़ किया, हमने फील्ड के अंदर उसको यूज़ किया, ऑपरेशनल बनाया उस एक नेटवर्क को, वो है ARPANET। तो ये आपके कंप्लीट इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से ही हम सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं आप इनको लाइक करें, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो IAA की तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ में इन वीडियोस को शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।